प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या तो अपनी गर्दन को अमेरिका के हाथों में दे दिया या अमेरिका ने मोदी की गर्दन को पकड़ लिया और मोदी जी ने अपनी गर्दन अमेरिका के हाथ में नहीं दिया बल्कि एक तरह से देश को फंसा दिया। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। मोदी ने अपने अपने साथ-साथ इस देश को भी फँसा दिया है, बुरी तरीके से फँसा दिया है, जिसका असर अब देशवासी भुगत रहे हैं और आगे चल के और खतरनाक तरीके से भुगतेंगे क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से अपने वो सारे काम मोदी जी से करवा लिए, शायद वो किसी और सरकार का मामला होता तो ना करा पाते। उसके पीछे की वजह ये है कि खुद मोदी के तोते की जान अमेरिका के हाथ में चली गई। जो मोदी का तोता जिसे कहते तोते में जान, तो वो अमेरिका के हाथ में चली गई थी और उसी वजह से जो चाहा, जैसे-जैसे चाहा अमेरिका ने वो मोदी जी से करवा लिया और जब मतलब निकल गया, तो पहचानते नहीं। उसका असर भारत में भी दिख रहा है, मैं उस पे भी आऊँगा, बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि खेल क्या चल रहा है। देश के पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उसका खामियाजा भारत के लोग किस तरीके से भुगत रहे हैं। आप इधर सालों से देखेंगे, बल्कि सालों से क्या मैं वो कह दूं कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र मोदी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरीके से हमको भी निमंत्रण मिल जाए। कई दिनों तक जयशंकर ने वहां पे अपने तमाम जो उनके चैनल्स थे उसको पूरा लगा दिया किसी तरीके से मोदी जी को एक कार्ड मिल जाए इनविटेशन का। लेकिन ट्रम्प अंदर से तो खार खाए थे, लेकिन चूंकि ट्रम्प है तो जाहिर तो करते नहीं, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, नहीं मोदी नहीं आ सकते। हाँ, अंबानी जी वहां गए, इकलौते बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी वहां इनविटेशन में पहुंचे थे। उसके बाद वहां ना जाना, फिर बीच में एक कांड हुआ। अडानी जी, उनकी कंपनी सोलर पैनल की डील कर रही थी, रिश्वत कांड में अमेरिका के अंदर फंसी, जो आंध्र प्रदेश में उन्हें सोलर पैनल लगाना था, उसकी डील करने वो अमेरिका गए। डील क्या थी, बल्कि रिश्वत के तय हो रहा था कि रिश्वत की लेन-देन की कैसे सेटिंग बनना है, कैसे पैसा का ट्रांसफर होना, कहाँ लोगे, ये सब चीजें चल रही थी। हालांकि अमेरिकी कानून के हिसाब से वो गैर कानूनी माना जाता है, किसी भी बिजनेस डील में अगर रिश्वत का मामला आता है। उसमें अडानी जी फंसे और उसके साथ-साथ अडानी जी का एक मामला और भी था। उस उस वाले मामले में भी वो शेयर का मामला जुड़ा हुआ था, एक टाइम था ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन अमेरिका ने उसको उस चीज को तो अडानी का जब केस हुआ उसे तो रख लिया। उसके साथ-साथ आपने सुना होगा कि एक कनाडा में एक हत्या हुई थी सिख की, हरदीप सिंह निज्जर की, कनाडा में। और उसके बाद तुरंत हुआ ये कि उसी संगठन से जुड़े गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका के नागरिक और उस संगठन से जुड़े, सिख जस्टिस करके संगठन इनका है, उससे जुड़े हुए थे। तो हुआ ये कि इल्जाम ये लगा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे कि भारत की साजिश है और भारत ने ये काम करवाया। वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब ये अ, गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर हाथ डाला, तो हुआ ये कि जिस अमेरिका में जिस चैनल के थ्रू ये काम करवाया जा रहा था, जिसे ये काम दिया गया था, उन्होंने एक किराए के शूटर को पकड़ा
उन्हें लगा कि ये किराए का शूटर है, ये हमारा काम कर देगा। उससे सारी डील हुई, फ़ोटो फ़ोटो वगैरह दिखलाया गया। उसने क्या किया कि सारी डिटेल इनसे ले ली कि कौन है इसके पीछे, क्यों मरवाना चाह रहे हैं, क्या मुझको मिलेगा? वो सब चीज़ करने के बाद जब एकदम से वो मुतमईन हो गया, उसे कॉन्फिडेंट आ गया कि ये एक बड़ी साजिश है जो अमेरिका के अंदर रची जा रही है। अभी तो कनाडा में एक हत्या हुई है, अब ये अमेरिका में करने जा रहे हैं अमेरिकी नागरिक के साथ। और वो जिससे ये डील कर रहे थे वो खुद सीआईए का एजेंट निकल गया। जिसको सोचा था बकाकू वो खमीरा निकला। इन्हें लग रहा था कि ये कोई शातिर का ऐसे ही सड़क छाप गुंडा होगा, कुछ पैसे देंगे, काम कर जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं जान पाए कि भैया वो तो उल्टा पड़ गया। वो तो सीआईए का आदमी था, वो खुद इन्हीं लोगों की तलाश में इधर-उधर टहल रहा था कि हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसने पकड़ लिया आसानी से, तो उसमें एक यादव जी वो तो जेल चले गए थे और नोटिस जो एनएसए अजीत डोभाल के खिलाफ भी जारी हो गई थी। ये हुआ था कि इसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब का हाथ है। उन्होंने ये काम करवाया, उनके कहने पे वहाँ भी हत्या हुई और यहाँ भी हत्या का प्रयास हो रहा था। तो अब चूँकि एनएसए साहब खुद प्रधानमंत्री के खास और उसमें जाँच में ये भी हुआ कि इसमें एनएसए ही सिर्फ़ शामिल नहीं है, विदेश मंत्रालय भी स शामिल है और खुद भारत का गृह मंत्रालय शामिल है। पीएमओ की भी भूमिका की जाँच होने लगी और उसके साथ-साथ अमित शाह का भी नाम आने लगा। तो जब ये मोदी जी के प्यारों का नाम अमेरिका के अंदर गिरफ्त में आ गया, जिसमें अडानी जी एक केस में आ गए, एनएसए साहब आ गए एक केस में, खुद अमित शाह का नाम आने लगा। तो ये अमेरिका ने एक सोची समझी साजिश के तहत और चूंकि ट्रंप एक बड़े बिजनेसमैन राष्ट्रपति हैं, वो तो हर चीज में बिजनेस ढूंढते हैं, तो उन्हें लगा कि ऐसा है कि बड़ी मछली पकड़ में आ गई। तोता तक तो ठीक था, एक और बड़ी मछली आ गई। आपने देखा होगा कि उसके बाद प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम लगता है अमेरिका के अंदर, तो एनएसए साहब वहां थे नहीं मौजूद। वो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, हर देश में उनकी उपस्थिति रहती है जहाँ-जहाँ मोदी जी का प्रोग्राम लगता है। लेकिन अमेरिका में वो नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि हम अगर वहाँ गए तो गिरफ्तार कर लिए जाएँगे। तो एक दबाव, एक प्रेशर अमेरिका ने इतना ज़बरदस्त बनाया मोदी जी के ऊपर कि लग गया 1 मिनट के लिए मोदी जी को कि अब अमित शाह भी नप जाएँगे, एनएसए अजीत डोभाल भी नप जाएँगे और शायद उसके साथ-साथ बहुत सी ऐसी खुफिया एजेंसियों के जो बड़े अधिकारी हैं, वो सब घसीट लिए जाएँगे। तो अब क्या करते? तो सौदेबाज़ी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी भी बड़े बिज़नेसमैन, उन्होंने कहा है कि मैं गुजराती हूँ, मैं तो खुद बहुत बड़ा कारोबारी हूँ, बड़ा बिज़नेसमैन। तो शायद इसीलिए अडानी जी के लिए वो तमाम जगहों पे काम भी कराने का वो एक ज़िम्मा लेते हैं कि आप हम प्रधानमंत्री और तुम कारोबारी अडानी, तो मतलब दोनों एक ही हैं। तो वो इस तरीके से काम भी करते हैं। तो अब 3 बड़े लोगों की जब गर्दन फँसी और लग गया कि अब तो ये कसी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि डील कर लीजिए। अब डील होनी थी, अमेरिका तो चाह रहा था कि तुम आओ तो पहले खाँचे में। आ गए, तो डील कोई छोटी थोड़ी नहीं होती, बड़ी मछली छोड़ने के लिए तो डील भी वैसे ही हो। तो अमेरिका ने कहा चलो भाई आ जाओ डील कर लेते हैं। कहा जी हुज़ूर हम हाज़िर हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो तुम रशा से तेल नहीं खरीदोगे। कहा जी मान गए, नहीं खरीदेंगे। दूसरे तुम्हारा ईरान से सारा तेल का कारोबार और जो चाबहार वगैरह में इतना इन्वेस्ट किया वो सब भूल जाओ। सब ब्लैक लिस्ट कर दूँगा, जितनी शिपिंग कंपनी-वंपनी है सब खत्म हो। कहा जी म मान गए, नहीं करेंगे साहब। तो उन्होंने कहा फिर हम कहते हैं अब आप तेल यहाँ से खरीदिए। उसमें वेनेज़ुएला का भी नाम लिया। तो कहा हाँ, हम वहाँ से खरीदेंगे सर, जैसा आप कहेंगे। फिर कहा कि ऐसा है कि टैरिफ हम आप पे इतना लगाएँगे। बोले हाँ जी, और आप हम पे इतना ही लगाओगे। हम अगर 100 लगाएँगे तो आप 10 लगाओगे। कहा जी हाँ, मान गए, जैसा आप कहें। जब सब मनवा लिया तो कहा अब जाओ,
हमारा काम हो गया, अब तुम देश जाओ। अब देश में जाओ और अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देखो, और अगर कुछ समझ में आता है तो इज़राइल को देख लेना थोड़े टाइम के लिए। ये समझ पाए नहीं कि इज़राइल में काहे बझा दिया उन्होंने। मतलब सारा निचोड़ लिया और लास्ट में कह दिया कि देख लो, अगर कुछ समझ में आए तो इज़राइल को समझ लो। तो इनको लगा कि शायद उसी इज़राइल में हमारी डील हुई थी, जब हम 13 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहीं गए थे। वहीं से चीज़ों की शुरुआत हुई थी, तो ऐसा हो सकता है वहीं से फिर वो बहाल हो जाए सब चीज़ें। ये नहीं जान रहे थे कि जो बचा-कुचा था वो भी आपको बर्बाद करने के लिए उन्होंने वहाँ भेज दिया था, और आप चले गए, लपक लिए। आप अब आप देखिए कि मैंने तो कहा कि इन्होंने अपनी गर्दन फँसाई, तो बड़ी डील करके अपने चहेतों को तो निकाल लिया, लेकिन देश की गर्दन जो फँसाई, वो क्या है, वो भी समझ लीजिए कि देश की गर्दन कैसे फँसा। तो वो ऐसे फँसाई कि जिस ईरान से हमारा दशकों का संबंध रहा, जहाँ पे हमने करोड़ों अरबों इन्वेस्ट किया, उस ईरान से संबंध खराब कर लिए। चलो उस टाइम तो अमेरिका के कहने पे वो चीज़ माना था कि पेट्रोलियम तक का मामला है, तेल तक का मामला है। रक्षा से आपने संबंध खराब कर लिए, ठीक था। लेकिन ईरान और इज़राइल की लड़ाई में आप इज़राइल की तरफ जा रहे हो। ये तो और एक तो एक तो कहते हैं कि खाज ऊपर से खुजली, तो ईरान से और रक्षा से तो आपको किनारे लगा दिया। फिर उसके बाद आपसे कहा कि ऐसा है कि बांग्लादेश में जो होने जा रहा है, जो मैं करवाने जा रहा हूँ, उसमें आप कुछ बोलेंगे नहीं। तो आप कहे ठीक है। आपका पड़ोसी नेपाल में उसने कांड करवा दिया, अमेरिका ने कह दिया कि आप इसमें मत पड़िएगा, इस पचड़े में, हमको उसको निपटाने दीजिए। कहा जी निपटा देंगे, हम चुप रहेंगे, हम नहीं कुछ बोलेंगे। इन दोनों देशों को लेके उसने चाइना को दिखा दिया था। मतलब भारत से कहा कि देखो ये चाइना के लिए हम कर रहे हैं, इसमें तुम दखल मत देना। बांग्लादेश और नेपाल को हम इसलिए साध रहे हैं कि चाइना को कमजोर करना। फिर उन्होंने कहा जी हुजूर। अब रशिया हो गया, ईरान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और हो गया नेपाल। अब बचा कौन? अब बचा चाइना, बचा पाकिस्तान, बचा सऊदी अरब, बचा तुर्की। अभी छोटे देशों पे मैं नहीं आ रहा हूँ, बड़ों पे आ। तो आपको अभी हाल में पता चल गया होगा, चाइना आपका दुश्मन है तो दुश्मन है। हालांकि वो आपकी गलती है, कैसे दुश्मन मानते हो, वो पड़ोसी है, उसकी भी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 80% कारोबार आप उसी से आके लेके करते हो, आपूर्ति करते हो। देश के जो बड़े जो कंज्यूम्स है देश का, वो सब वो चाइना पूरा करता 80%। आपका पड़ोसी, लेकिन आप उसको दुश्मन मान रहे हो। और जो हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका, उसको दोस्त आप मान रहे हो, जबकि वो हमेशा आपको निचोड़ने का काम करता है। ये तो आपकी पॉलिसी होगी। चलिए, देश का मामला है, इस पर हम बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक देशवासी की हैसियत से हम जरूर ये कह सकते हैं कि पड़ोसी जो चाइना जैसा देश, यानी कारोबार आप ट्रिलियन में कर रहे हो, लाखों करोड़ों में आप कारोबार उससे कर रहे हो, 80% चीजें आप उससे ले भी रहे हो, वो आप दुश्मन बनाए बैठे हो उसको। चलिए ठीक है, मान लिया दुश्मन है, वो तो दुश्मन आई है। पाकिस्तान की तो बातें मत करिए, वो बड़ा वाला दुश्मन हो गया। इतना बड़ा दुश्मन हुआ कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अटैक किया, और खुद आप कह रहे हो कि वो हमने बता दिया था कि हम आएंगे और मारेंगे, और यहीं तक इतने ही एरिया में मारेंगे और चले जाएंगे। ये नहीं पता कि हम पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान के नाम पे राजनीति करता है, तो वो अपने जनता को क्या बताता। उसने उल्टा अटैक किया, और अटैक करने के साथ साथ सीधे अमेरिका ने उसको बुला भी लिया। आप अमेरिका राष्ट्र ट्रम्प बार बार ये कहते रहे कि वो तो मैंने करवा दिया, आप कुछ बोले नहीं संसद में, और खामियाजा और नतीजा ये हुआ कि आसिफ मुनीर को वो बिरयानी खिला रहे अपने टेबल पे बिठा के। तो पाकिस्तान दुश्मन हो गया, चाइना दुश्मन हो गया। अब सऊदी अरब, जिससे आपके संबंध अच्छे थे, वो पाकिस्तान से पैक्ट कर लेता है। कुछ दिन बाद अभी जल्दी मक्का पैक्ट हो गया, जिसमें तुर्की को भी जोड़ दिया पाकिस्तान ने। तो अब तुर्की भी आ गया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में ये भी रहा कि तुर्की ने भारत के पाकिस्तान का साथ दिया, चाइना भी दिया।
तो तुर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, रशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल। बांग्लादेश तो वैसे भी आपका देखा जाए आपके एंटी चल रहा है आजकल। तो देश को जो फंसाया वो इन वजहों से फंसा। जब अफगानिस्तान में अमेरिका जा रहा था और उनके वहां ये था कि भाई सब ठीक है, कई एक मुल्क उसको चाइना जैसा देश समर्थन दे रहा था, तो आप और आपकी मीडिया चिल्लाती थी वो आतंकवादी है, और जब लोगों ने छोड़ दिया तब आप उसको पकड़ने जा रहे थे। ये पॉलिसी रहेगी पाकिस्तान अमेरिका को सब कुछ देने के बाद, और इसराइल का साथ आपने दिया जैसा कि आपको लगा कि हम बच जाएंगे, दरअसल बचाया नहीं था अमेरिका ने और फंसवा दिया। जो बचे कुचे देश थे जिसने इजराइल को दुश्मन मान लिया, जिसने अपने देश में आने से बेंजामिन नेतन्याहू को बैन कर दिया है कि आप हमारे देश में एंट्री नहीं कर सकते, गिरफ्तार कर लिए जाओगे। यूएनए से जिसके बारे में उसको किनारे कर दिया गया है, बड़ा वो वार क्रिमिनल कह दिया है। और मिडिल ईस्ट की बात ही छोड़ दीजिए, अब तो कतर कहाँ रह गया, कतर के ऊपर उसने मिसाइल मारा। ओमान कहाँ रह गया, अबू धाबी तो छोड़ दिए, ओमान हो गया, कतर हो गया, सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया, कुवैत हो गया, तो बचा क्या? लेबनान और फलस्तीन की तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो बगले में थे। तो सारी दुनिया जिसको ये मान चुकी है कि ये विलेन, इससे कोई बात नहीं करेगा, खुद यूरोपीय यूनियन की तरफ से कई कई देश, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, हर आदमी उसको बुरा मानता। आप उसके गोद में जाके बैठ रहे हो, आप उसके साथ डांस कर रहे हो, तो बचे आप फादरलैंड और मदरलैंड। अब झुनझुना हिलाइए, क्योंकि अगल बगल तो कोई नहीं अब साथ देने वाला बचा। एक सऊदी था, वो भी आपने, वो तो पाकिस्तान ले लिया और तुर्की को साथ में ले लिया उसके। तो आपने तो देश की भी गर्दन फंसा। जीडीपी पे, इकोनॉमी पे, इस सब पे मैं बोलूंगा नहीं, उस पर फिर किसी टाइम में बोल दूंगा। उसकी तो कहां चली गई पता ही नहीं। देश के अंदर आ जाइए, वहां तक खेल करने के बाद अमेरिका ने जब ये समझ लिया कि आपके तोतों की जान के बदले में मैंने आपको तो निचोड़ लिया, पहले अपनी शर्तों को मनवा लिया, ये एक काम हो गया। फिर वो तमाम जो दोस्त थे आपके, वो देश जो दोस्त थे, उन उनसे आपकी दुश्मनी करवा दी बेमतलब की। हाँ बैल मुझे मार, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया, तो वो भी एक काम करवा दिया। बचा कुचा जो मामला था उसको घेर दिया देशों के जरिए से, आस पास पड़ोस में आप गायब कर दिया आपको। अब बचे आप अपने देश में, जहाँ के आप खुद मुख्तार, शहंशाह आजम, प्रधानमंत्री, आप यहाँ देश के प्रधानमंत्री। लेकिन इधर एक दो महीनों से आपको इस देश के अंदर भी घेर दिया अमेरिकियों ने। जी, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं और उसका उदाहरण भी दे देता हूं। वो प्रधानमंत्री, वो गृह मंत्री जो सीना तान तान के चलते थे कि संसद के अंदर मुझे कोई क्रम से बात करने की बात बताएगा, नसीहत देगा कि सीरियल वाइज कहां से बातें होंगी वो मैं तय करूंगा। जो बोल देते थे एसआईआर हो के रहेगा, हो गए, एनआरसी हो के रहेगा, हो के रहेगा, डिलिमिटेशन होएगा, ये सारी चीजें जो वो बोल देते थे, 3 तलाक का मामला, धारा 370, कृषि कानून, तामा जामा, भाई वो कह दिए हो गया। आज भीगी बिल्ली बने हैं आप, कैसे बन सकते हो? वही देश है, वही देश की जनता है, वही अनभक्त भी है, वही सारे लोग हैं, वही मानने वाले हैं, उतना ही परसेंट वोट आज भी आपके पास है, उससे ज्यादा सांसद आपके पास आ गए जोड़ तोड़ करके। तो क्या हो गया? आबो हवा वही है, देश वही है, तो आपके इस टेम्परामेंट में कैसी कमी आ गई? 56 इंची बंदर आपको बोला जा रहा है, जोकंदर बोला जा रहा है? आपको जोकर बोला जा रहा है, तो ये कैसे 2 महीने में हो गया और आप कुछ बोल नहीं रहे? अमित शाह जी के समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले।
पूरा संसद सत्र खत्म हो गया, बोलती बंद। दरअसल उसी अमेरिका का हाथ इस टाइम इस देश के अंदर भी आ गया। पहले तो वहां चूस लिया, उसके बाद सारे देशों से आपको कटवा दिया, पड़ोसी देशों से और मित्र देशों से आपका खत्म करवा दिया रिश्ता। अब देश के अंदर आ गए क्योंकि अब यहाँ घेर देना है। पता नहीं क्या ट्रम्प जी नाराज हो गए। अब आ जाइए यहाँ पे। सर्जियो गोर जो यहाँ के राजदूत हैं, भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, और राजदूत से ज्यादा वो ट्रम्प के बेटे के दोस्त हैं। ट्रम्प को अंकल बोल देते थे पहले भाई, क्योंकि बेटे के सगे दोस्त हैं भाई, बहुत करीब है, जब चाहते तब फोन पे बात कर लेते हैं। तो सर्जियो गोर को लगा दिया गया यहाँ पे कि भाई ऐसा है कि अब तुम अंदरूनी मामलात को देख लो। इसी को देखते हुए सर्जियो गोर ने पहले राहुल गांधी से मुलाकात की, उसके बाद 3 मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। आंध्र वो उसमें केरलम अब तो केरलम हो गया है, मतलब वी.डी. सतीशन से मुलाकात हो गई। उसके बाद उनकी मुलाकात हो गई रेवंत रेड्डी से हो गई, तेलंगाना वाले। डी.के. शिव कुमार से हो गई, कर्नाटका वाले। और वी.डी. सतीशन केरलम के हैं ये 3 मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हो गई। और राहुल गांधी पहली बार नहीं सर्जियो गोर मिल लिए। राहुल गांधी, आप लोगों को याद होगा कि 3-4 राउंड के बाहर अंदर जाने का मामला हुआ, विदेशी दौरा, अमेरिका में भी कई बार गए। तो क्या लगता था कि गए किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया चले आए? हाँ, दरअसल कुछ बातें इनसे ली जाती थी और कुछ बातें उधर से दी जाती थी। ये एक अलग पैठ चल, क्योंकि जो लेना था, जो चूसना था, मोदी जी से ले लिया था, बचा कुछ था नहीं। अब आ गए थे इधर कि ठीक है आप तैयारी करिए, क्योंकि मोदी जी किसी के अब सगे नहीं रह गए। वो रशिया भी जा रहे हैं, यूक्रेन भी जा रहे हैं, ईरान से भी कुछ बातें करते हैं कि फोन पे मेरी बात हो रही है मसूद पजेशिकियान से और फला और ढेका से। और उसके साथ साथ इजराइल भी चले जा रहे हैं, इधर से वो निकल रहे हैं, उधर से मिसाइल निकल रही है इजराइल से ईरान के ऊपर। तो आप ये जो 2 नाव पे चढ़ रहे हैं, तो अमेरिका ने जान लिया कि भैया ये किसके सगे हैं। ये तो हर जगह बाइडेन आए, पहले हमको ट्रम्प हाउडी मोदी और ट्रम्प मोदी चल रहा था, तो उसके बाद जीत गए बाइडेन, तो बाइडेन को गिफ्ट देने लगे, बाइडेन के सट गए। और फिर चुनाव आया तो बाइडेन ही का सपोर्ट कर रहे थे, तब तक जीता है ट्रम्प। अब ट्रम्प तो फंस गए। तो ट्रम्प है वो समझ गया कि भैया बुरे वक्त में आप कहाँ थे और अब आप आए हो यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हुई थी और इसके अंदर मुकेश अंबानी की भी भूमिका थी अडानी के लिए। अडानी को हालांकि उनको उस मामले में, रिश्वत वाले मामले में क्लीन चिट मिली, लेकिन कैसे मिली, उसके एवज में क्या इन्होंने दिया कि हमेशा के लिए क्लीन चिट मिल गई। तो ये, क्योंकि अंबानी जी भी, मुकेश अंबानी भी बड़े बिजनेसमैन है और इधर बहुत दिनों से देख रहे हैं कि मैं जो इस काम के लिए लगता हूँ, उस काम को तो अडानी ले लेते हैं। उसकी वजह है कि मोदी जी उनके लिए मार्केटिंग कर दे रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री किसी की मार्केटिंग कर ले, तो वो जिस देश से काम मिल रहा हो वो किसको तरजीह देगा? उसको तरजीह देगा ना कि जो बिजनेस, जो वो प्रधानमंत्री भी हो और जो कोई बिजनेसमैन के लिए कह भी रहा हो, उसी को दे देंगे, क्योंकि वो उस प्रधानमंत्री से और भी काम उस देश को निकालना रहेगा। और मुकेश अंबानी अकेले पड़ जाएंगे तो उनसे क्या निकालना पड़ेगा। इसलिए तो मुकेश अंबानी को जब लगा कि ये तो कई कई जगह हमारे बहुत सी डील जो है कैंसिल हो जा रही है, हमारे समझ में नहीं आ रहा, हर जगह प्रधानमंत्री जी और उनके लोग आ जा रहे हैं, तो हमें तो काम नहीं मिलता। इसीलिए इकलौते ट्रम्प के वो सेरेमनी में मुकेश अंबानी ही वहां मौजूद। और उसके बाद कतर के पहले ऑफिशियल ट्रिप पे, जो ट्रम्प की ऑफिशियल ट्रिप थी कतर की, उसके बाद दुबई और 2 एक मुल्कों में गए थे, वहां कतर के अंदर भी वो सिर्फ मुकेश अंबानी ही मौजूद। वो ट्रम्प को भी बहुत सी बातें उनके सहयोगियों द्वारा पहुंचाई कि दरअसल मोदी जी और अडानी जी कर क्या रहे। और ये केजरीवाल ने भी कई बार कहा कि अडानी मुखौटा है। तो
जो चीजें अमेरिका ने चूसी, तमाम पड़ोसी देशों से डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद अब देश के अंदर जो फंसाया है, उसमें मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर से फंस गई है। और जो राहुल गांधी बंदर और जो जोकर जो कह रहे हैं, वो राहुल गांधी जो ये कहते हैं साल भर बहुत ज्यादा चलेगा, लिख के ले लो, मैं दावा करता हूं इनको जाना है। अब वो कहते हैं कि 1-2 महीने के अंदर इनको दोनों को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो नींद हराम हो जाएगी इन लोगों की, सो नहीं पाएंगे। वो कहाँ से एनर्जी मिली? और आप ये भी देख रहे हो, अब बीजेपी के भी 3 फाड़ हो रहे हैं। एक आरएसएस वाली बीजेपी, एक गुजरात लाबी अमित शाह और मोदी वाली बीजेपी, और एक ओरिजिनल बीजेपी। ये 3 पार्ट इसमें भी हो रहा है। आरएसएस में भी 2 फाड़ हो रहे हैं। एक तो गुजरात लाबी वाली आरएसएस हो गई है, अमित शाह और मोदी वाली, और एक आरएसएस वो हो गई है जो अब ओरिजिनल बीजेपी से तो थोड़ा-मोड़ा संबंध उसके हैं, बाकी हो गए मुकेश अंबानी से भी उसके संबंध। और मुकेश अंबानी और ये वाली आरएसएस और राहुल गांधी, यानी कांग्रेस पार्टी, ये अलग पैक्ट हो गया है। और ये पैक्ट की एक झलक मैं दिखला दूं कि राहुल गांधी उस आरएसएस के बारे में कह रहे हैं जिस आरएसएस को शुरू से लेके आज तक ये इल्जाम लगता रहा हो, चाहे वो महात्मा गांधी की हत्या का मामला रहा हो, इस देश की गद्दारी करने का मामला रहा हो, चाहे जहां जितनी घटनाएं हुई, वो सब घटनाओं से आरएसएस को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जोड़ते चले आए। जितनी हत्याएं बड़े-बड़े लीडरों की हुई, तो जहां शुरू से आरएसएस के एंटी रहे हो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, उसका आरएसएस को राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कोई अभिव्यक्ति की आजादी के लिए काम करता है, राष्ट्रीयता के लिए काम करता है, तो वो चाहे आरएसएस ही क्यों ना हो, तो हमारे लिए वो आरएसएस कोई बुरी नहीं है। हम उसका सपोर्ट करेंगे, उसके साथ आएंगे, उसकी लड़ाई को हम अपनी लड़ाई समझेंगे। तो ये एक इशारा है, यानी वो आरएसएस अपने आप को ये डरा ना महसूस करें कि हम आ जाएंगे तो आपके साथ बहुत कुछ गलत कर देंगे, आप सेफ हैं। बस ये है कि आप अब हमारे लिए फील्डिंग सजाइए। तो ये अमेरिका और देश के अंदर अब ये एक बड़े बिजनेसमैन और उसके साथ-साथ आरएसएस का एक धड़ा और बीजेपी ओरिजिनल पार्टी का एक मामला। ये और आरएसएस एफिलिएट बीजेपी जो है, ये सब कहीं न कहीं इनकी इतनी ज़्यादा जो वो हो गई थी ना, कहते हैं कि इतना ज़्यादा अ, घमंड, गुरूर, तकब्बुर, ये जो दोनों लोगों के अंदर आज आ गया था, हठधर्मिता, अपने आगे किसी को कुछ समझना नहीं, किसी की कुछ मानना नहीं। तो सब अगल-बगल जो बैठे, तो जिनके साथ इन दोनों ने तमाम तरह के ठगी का काम किया, बड़े-बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया, भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं को, संघ के बड़े-बड़े लोगों को किनारे लगा दिया। वो आज सब एकजुट हो गए हैं अंदर-अंदर और सब चाहते हैं कि इनका विकेट गिर जाए, ये खत्म हो जाए। तो अमेरिका से वो सारी चीज़ें चली जा रही हैं, जिसमें सर्जियो गोर और सब जोड़ दिया मैंने, ये सारा निचोड़ है। और जल्द देखिएगा कि एक बड़ा खेल होने वाला है। और आज क्योंकि भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम सब उसमें शामिल हैं। बोलना भारत की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से तमाम भारतवासियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएँ। और उसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसी 80वें स्वतंत्रता दिवस पे आज मोदी जी की स्पीच देख लीजिए, उनका तेवर देख लीजिए, उनका टेम्परामेंट देख लीजिए, उनकी टाइमिंग देख लीजिए कि कितना शॉर्ट उन्होंने किया, कहाँ 2-2 ढाई-ढाई घंटा बोलते। आज की टाइमिंग देख लीजिएगा। ये सब असर है संसद में को छुपाना, सामना ना करना, आना नहीं। अब देश को संबोधित करने का इतना बड़ा जब अवसर मिला, उसमें भी कटौती हो गई। बहुत जल्द देखिएगा तमाम दुश्मन दोस्त हो रहे हैं और जो दोस्त थे वो अब दुश्मन की निगाह से देखे जा रहे हैं। ये जाना तय है, बिल्कुल तय है। बस अफ़सोस ये है कि ये अपनी गर्दन फँसाए, उसके साथ-साथ देश को भी फँसा दिए। एक बड़ी चुनौती है कि तमाम पड़ोसियों से फिर अपने संबंध
सुधारना और आगे उसी रास्ते पे चलना कि जो मैत्री संबंध हमारे देश के थे। ये विदेश नीति का भी मामला है। एक वीडियो और बनाऊंगा, वो अर्थव्यवस्था पे भी बनेगी, एक विदेश नीति पे भी बनेगी और एक सुरक्षा नीति पे भी बनेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।